बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन की एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले वो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम आयन ऑन प्लांट ग्रोथ। ठीक है, वो कह रहा है कि बेसिकली लैक का मतलब होता है कमी, कि अगर नाइट्रेट्स या मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो प्लांट के ग्रोथ पर, प्लांट की नशनुमा पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपके आ सकता है आपके पेपर्स में। तो अभी इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हमने डिटेल्ड इसके बारे में पढ़ा था, डिटेल में चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था। ये रहा, ये वाला आपने पैरा पूरा कर लेना है। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है प्लांट अपने प्लांट जो ज़मीन में नाइट्रोजन पड़ी होती है उससे नाइट्रेट ले रहे होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो हमारा मेजर प्रोटीन है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है मिल के हार्मोन्स बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, विटामिन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, जो कि पौधों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी एक अहम किरदार अदा करता है, जिसमें वो क्या कहता है मेजर फैक्टर लाइक स्टेम और लीफ ग्रोथ में काम कर रहा होता है, तने की ग्रोथ में और पत्ते की ग्रोथ में काम कर रहा होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अगर हो हमारे जिस्म में हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उससे फ्लावरिंग डिले हो जाती है और फ्रूटिंग जो है वो हो जाती है। और डेफिशिएंसी, डिले फ्लावरिंग और डिले फ्रूटिंग हो जाती है। बेसिकली फल देर से लगेगा, पौधे के ऊपर फूल देर से आएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड, येलोइंग ऑफ लीफ एंड स्टंट ग्रोथ। कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए ना नाइट्रोजन की तो क्या हो जाएगा, पत्ते पीले हो जाएंगे और जो होगा पत्तों की ग्रोथ सही नहीं होगी। और मैग्नीशियम के बारे में वो कहता है मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। बेसिकली क्लोरोफिल का जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर मैग्नीशियम सेंटर में पड़ा होता है। मैग्नीशियम बल्कि उस सेंटर के जो रिंग है ना उसमें पड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, मैग्नीशियम जो है पौधों को मदद करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएं, शुगर्स बनाएं और फैट्स बनाएं। इट यूज्ड फॉर फ्रूट एंड नट्स फॉर्मेशन एंड एसेंशियल फॉर जेमिनेशन ऑफ सीड। तो ये सीड के तौर पे भी काम करता है, सीड बनाने में भी मदद देता है, यानी कि पौधों के जो होते हैं ना बीज, उनको बनाने में भी मदद देता है। आगे वो कहता है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम काजेज येलोविंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं और उनकी विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, विल्टिंग मतलब सूखे सड़े किस्म के पत्ते हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा पढ़ लिया। इसमें मैंने आपको सारा बता दिया कि आपने क्या क्या लिखना है इसमें। अगर देखें वो कह रहा है, एक मिनट, वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर इफ़ेक्ट ऑफ लैक ऑफ नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम। क्या होगा, लैक के बारे में पूछ रहे हैं। अगर लैक हो जाए तो आपने सारे जो उसके असरात थे, अच्छे असरात, उनको बुरे असरात में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि पौधे की ग्रोथ हो रही थी तो वो नाइट्रोजन की वजह से वो ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते पीले हो जाएंगे, तने की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्लोरोफिल वगैरह डिस्टर्ब हो जाएंगे, लिपिड्स फैट की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, इंपॉर्टेंट शुगर्स नहीं बन पाएंगी। इस तरह की आपने चीज़ें लिखनी है। विल्टिंग ऑफ लीफ हो जाएगी, मैग्नीशियम नहीं होगा तो येलोविंग ऑफ लीफ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करता है हाउ आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमारी फर्टिलाइज़र जो खादें हैं वो हमारी ज़राअत में कैसे हमें मदद देती हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मज़ीद मैं आपको इधर से दिखा भी दूँ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। यहाँ ये देखें, यहाँ पे उसने बताया है नेचुरली ओकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम। ये हैं इनऑर्गेनिक का एमसीक्यूज आ जाए कि इनऑर्गेनिक कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं, तो वो रॉक फॉस्फेट है, एलिमेंटल सल्फ़र है और जिप्सम है। ये तीनों इनऑर्गेनिक हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं। ये क्या करते हैं,
केमिकल्स को मॉडिफाई कर देते हैं जो ज़मीन में पड़े होते हैं। नाइट्रोजन इनके अंदर होता है और ये जिनके अंदर नाइट्रोजन हो उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कह देते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं वो पानी में जल्दी से घुल मिल जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पौधे इनको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। और आपको पता है नाइट्रोजन किस किस में ज़रूरी है, ग्रोथ में, पत्तों के लिए, पौधों के फ्रूटिंग के लिए, उसके बाद तने की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो बन रही होती हैं पौधों के अंदर, ये सब में ये नाइट्रोजन का अहम किरदार है और मैग्नीशियम का अहम किरदार है। उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। ये इनऑर्गेनिक के बारे में पैरा लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिक के बारे में पैरा लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक जो है वो प्लांट और एनिमल से हमें हासिल होते हैं। जब पत्ते और जो पौधे और जानवर जो गल सड़ रहे होते हैं ना, उन्हीं को अगर हम इस्तेमाल कर दें, उन्हीं को मिट्टी में फेंक दें तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इधर से मिस हो रहा हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, पूरे चैप्टर के हवाले से जो मैंने अपलोड किए हैं, उधर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इधर मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। दे आर मोर कम्प्लेक्स, क्योंकि अगर मैं आपको इतना एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये तो वीडियो ही 3-4 घंटों की बन जाएगी। तो मैं आपको सारा अच्छी पॉइंट, बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताता है कि वो प्लांट और पौधों के मटेरियल से, पौधों के जो होते हैं अज्जा से हम हासिल करते हैं। दे आर मोर कम्प्लेक्स, ये थोड़े कम पेचीदा किस्म के होते हैं। टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन, और इनको वक्त लगता है ब्रोकन डाउन होने में। अब ये क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक को जो तोड़ने में है वो टाइम नहीं लगता और पौधे जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक हैं वो थोड़े पेचीदा किस्म के होते हैं और उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि प्लांट मैन्योर है या कंपोस्ट है, जो पत्ते गल सड़ जाते हैं उसको कंपोस्ट कहेंगे। मैन्योर जो गोबर वगैरह है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे। दे कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज। इससे क्या होता है कि ये सॉइल की ड्रेनेज को इंक्रीज़ कर देते हैं, एरिएशन को इंक्रीज़ करते हैं, एबिलिटी टू सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका यही मतलब है कि ये जहाँ पे हम इसको फेंकेंगे ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कोई कंपोस्ट वगैरह, कोई पत्ते गले सड़े फेंक दिए, ये हमने ज़मीन पे फेंक दिए, ये क्या होगा, ये ज़मीन के अंदर जल्दी ड्रेन हो जाएंगे, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से जो पानी आएगा उसको भी नीचे ले जाएंगे और पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। यहाँ पे पौधों, जो ऊपर पौधा उगा हुआ होगा, कोई भी पौधा यहाँ पे उगा हुआ है, ये तो बंदा बन गया, पौधा जो भी कोई उगा होगा उसको पानी भी मिल जाएगा और फर्टिलाइज़र से नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और पौधा जो है उससे अपना काम जो है, एरिएशन, वाटर एरीगेशन भी होता है, ठीक है। तो पौधे जो हैं अपने आप अपनी ग्रोथ जो है वो बेहतर बना लेंगे। तो इससे ये उसने बात हमें बता दी। तो ये इनऑर्गेनिक के बारे में हमने लिखना है और ये ऑर्गेनिक के बारे में लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि ड्रा अ टेबल दैट कैन शो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वैल्यू फॉर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। वो कह रहा है एक ऐसा टेबल बताएं जिसमें बताएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिल सकता है, प्रोटीन किससे मिल सकता है और फैट किससे मिल सकता है। एक टेबल बनाना है। तो इसके बारे में भी हमने बुक में पहले पढ़ लिया है, आप मेरा लेक्चर जाके सुन ले, आपको सारा पता चल जाएगा। मज़ीद मैं इधर से आपको बता देता हूँ जी। ये यहाँ से हमने ये कवर करना है, ठीक है। पेज नंबर आपका है 143। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, इनमें ग्लूकोज शामिल है। जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसका तकरीबन 75% हिस्सा जो है ना, तकरीबन 2 गुना हिस्सा, अगर हम जितना भी खाना, जितनी भी ताकत हासिल कर रहे हैं उसका 2 गुना हिस्सा जो है, अगर उस ताकत के 3 हिस्से करें तो 2 गुना हिस्सा जो होगा ना, जो 2 हिस्से होंगे वो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होंगे, ठीक है। हम इन कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है जिससे एनर्जी हासिल करते हैं। माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। लैक्टोज जो कि दूध में होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। सुक्रोज भी, स्टार्च भी, ये एनिमल में होता है। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल दी हुई है। ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, MCQs में भी आया होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस किस चीज़ों में होता है, ये उसके सोर्सेज आ गए। सोर्सेज में आपने ये चीज़ लिखनी है कि आलू में बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो बंदे आलू उबाल के खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। आलू हो गया, ब्रेन जिसको चोकर कहते हैं, उसके अंदर, चावल के अंदर, अनाज वगैरह के अंदर, पास्ता, ब्रेड और दालों में, सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब लिपिड की बात करें तो लिपिड में आपने लिखना है कि ये 2
चीज़ों से मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं लिपिड्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं और अनसैचुरेटेड में कार्बन के पास हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा, या डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लिखनी है। इसके बारे में थोड़ा सा ना आपको इधर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप जो है ना इसके बारे में इंपॉर्टेंट लिख सकें। सबसे पहले हमें लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, लिपिड्स के बारे में 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। लिपिड्स, LIPIDS, ठीक हो गया, लिपिड्स हो गया। लिपिड्स के बारे में सबसे पहले जो है ना आपने लिखना है ग्लिसरॉल, और क्या मिलता है जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब मिलते हैं ना तो हमें क्या मिल जाता है, लिपिड मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात आपने कर देनी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात आपने करनी है क्या, दूसरी बात इसकी दो टाइप्स में 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स में कौन कौन सी है, एक सैचुरेटेड है, ठीक है, और दूसरी कौन सी टाइप है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इनको मैं ना इधर समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अनसैचुरेटेड, ठीक है। जो सैचुरेटेड होगा ना वो कह रहा है उसका जो हम कार्बन होगा ना, उसके कार्बन के पास, सबके पास हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, ऊपर भी हाइड्रोजन होगा और नीचे इधर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद होंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करें, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनके पास कार्बन के पास कहीं डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन हो गई, 2 हाइड्रोजन उसे मिल गया। तो ये जो है ना ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड। आपको समझ आई है ना, मतलब मैंने क्या आपको समझाया है कि अगर कार्बन के सब कार्बन बनाता है टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 और 4, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये तो हमारे पास सैचुरेटेड हो गया। अगर इसको अनसैचुरेटेड इसने होना है ना तो क्या होगा, इधर मैं आपको बता के दिखा देता हूँ कि ये डबल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन हो गया और इधर एक हाइड्रोजन हो गया। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया और 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक करके बॉन्ड बना लिया। तो ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड है। ये लिपिड की 2 एग्जाम्पल्स, टाइप्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं, 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। वो कहता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। उसके बाद कहता है लिपिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड होते हैं वो ठोस होंगे रूम टेम्परेचर पर, और जो दूसरे होंगे ऑयल होंगे। जो हमारे पास है ना सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, सैचुरेटेड, वो रूम पे क्या होंगे, वो रूम पे सॉलिड होंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे घी जो घी हम खाते हैं ना वो सैचुरेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना उसने सारे बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है। इस तरह का घी को अगर माइक्रोस्कोप से देखें ना इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड की, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा ऑयल, जो कि तेल है। तेल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो दोनों चिकनाई, ठीक है। चिकनाई को लिपिड कहते हैं, ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको। नेक्स्ट वो कहता है बटर जो है वो 70% सैचुरेटेड होता है, 30% अनसैचुरेटेड होता है। लिपिड जो होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, शीट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, न्यूरॉन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हार्मोन्स में होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये बाकी आपने पढ़ लेना, इसके सोर्सेज में मिल्क होता है, बटर होती है, चीज़ होता है, एग, मटन, फिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोटीन के बारे में बात कर लें। प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये देखें, 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, जब ये मिलेंगे तो हमें प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं, मेम्ब्रेन में होते हैं, ऑर्गेनेल्स में होते हैं। उसके अलावा मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में हमारे पास प्रोटीन पड़े होते हैं। और प्रोटीन जो है वो ग्रोथ करने में हमें मदद देते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम भी होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन जो है उसमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो, ये सोर्सेज आ गए जनाब, ये सोर्सेज आ गए प्रोटीन के, ये सोर्सेज आ गए हमारे पास लिपिड्स के, और ये सोर्सेज आ गए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये सोर्सेज आपने गौर से देख लेने हैं, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा कि मैंने ना बुक नीचे की हुई थी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैंने यही बताया, अमाइनो एसिड से मिलके बने होंगे। उसके बाद ये हमारे साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर होते हैं, उसके अलावा मसल वगैरह के अंदर भी होते हैं, और ये हमारी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। एंजाइम में होते हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और उसके बाद ये उसके सोर्स हैं जिसमें हमारे पास गोश्त हो गया, अंडे हो गया, उसके बाद हमारे पास ग्रेन हो गया, गंदम वगैरह, उसके बाद फलियाँ हो गई, उसके बाद डायरी प्रोडक्ट हो गए, दूध वगैरह, और
उसके अलावा चीज़ वगैरह के अंदर भी प्रोटीन होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से बता दूं, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम लिपिड्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी एनर्जी होती है। आपने ये पढ़ लिया, तो ये आपने जो है ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और 1 ग्राम लिपिड के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और 1 ग्राम हमारे पास प्रोटीन में कितनी कैलोरी एनर्जी की होती है, तकरीबन उसमें भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और इसमें वो कहता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनर्जी का सोर्स कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें फास्ट एनर्जी देता है वो कौन सा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी बॉडी किस किस्म में इस्तेमाल करती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में इस्तेमाल करती है। ऑलमोस्ट 2/3 जो हिस्सा है वो हम कार्बोहाइड्रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक एमसीक्यू बड़ा ट्रिकी आता है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी किस मॉलिक्यूल के अंदर है, वो लिपिड के अंदर है। समझ आ गई मेरे क्वेश्चन को, आप पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। जो मैंने बातें बताई ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं जो एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं और थोड़ी ट्रिकी भी होती हैं। ये आपको मैंने बातें सारी बता दी। अब करते हैं नेक्स्ट मूव ऑन अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है हाउ विटामिन ए, सी एंड डी आर इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, कि ये जो विटामिन है ए, सी और डी ये हमारी डाइट में कैसे इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर हम 4 पे अल्लाह अल्लाह करके आ गए हैं। मैं अभी भी आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस देख लें, आपको इंशाल्लाह लेक्चर सुन के ही आपको जो है ना प्रिपेयर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हम लिपिड्स के बारे में आ जाते हैं, लिपिड्स कह रहा हूँ, विटामिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि विटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट है और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। विटामिन्स का ये रहा टेबल, ठीक है। विटामिन के सोर्सेज पहले आप देख लें। विटामिन ए लीफी वेजिटेबल में होता है, जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि स्पेनिश पालक हो गया, कैरेट गाजरें हो गई, येलो फ्रूट हो गया, लेमन वगैरह, उसके अंदर विटामिन ए होता है। मछली में और लिवर में यानी जिगर के अंदर, यानी कि जो होती है ना हम मुर्गी की जो क्या खाते हैं कलेजी, उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। अंडों के अंदर, दूध के अंदर, मक्खन के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन ए का फंक्शन यही है कि इसने ना हमें ना रात को ना जो हम देखते हैं, हमारी देखने की जो ताकत है उसको मज़ीद बढ़ाना है, ठीक है। जिसकी आंखें कमज़ोर हो वो विटामिन ए के कैप्सूल लेके खाते हैं। तो ये विटामिन ए जो है हमारी आंखों को, हमारी जो नज़र है उसको तेज़ कर रहा होता है। सेल डिफ्रेंशिएशन के दौरान जो माइटोसिस हमने पीछे पढ़ा था उसमें भी विटामिन ए का किरदार है। हमारी नशोनुमा में, इम्यूनिटी में और बोन ग्रोथ में भी ये काम कर रहा होता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बुक में पीछे लिखा हुआ है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ग्रोथ हमारी पुअर होगी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है, जो जिसको रताना भी कहते हैं हम पंजाबी ज़बान में, कि रात को भाई नज़र नहीं आता, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, या फिर बंदा अंधा ही हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी और ब्रोन की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। उसके बाद विटामिन सी के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास सिट्रस फ्रूट, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे माल्टे हो गए, लेमन हो गए उसके अंदर। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी, और जो हमारे पास बीफ का जो कलेजी होती है ना, बीफ की कलेजी, ठीक है, उसके अंदर भी पाया जाता है। जैसे बड़ा गोश्त है, जैसे कि गाय भैंस वगैरह का जो गोश्त है उसकी जो कलेजी है उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद ये कोलेजन फॉर्मेशन कर रहा होता है। कोलेजन जो हमारी स्किन है उसको बड़ा अच्छे तरीके से टाइट स्किन रखता है। जो जवान बंदे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी स्किन जो है वो बड़ी प्यारी होती है, और बूढ़ों की स्किन लूज़ हो जाती है। तो वो कोलेजन जो है ना वो हमारी स्किन को मेंटेन कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे ज़ख़म जो होते हैं उसको जो छूटने में मदद देता है, उसको हील आउट होने में मदद दे रहा होता है। इम्यून सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है विटामिन सी, कि वो हिस्सा नहीं है, उसमें अहम किरदार अदा कर रहा होता है। उसको फाइट करने में बड़ी मदद देता है इम्यून सिस्टम को। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हमारे जो हैं पुअर वुंड हीलिंग हो जाती है। जो भी ज़ख़म बनेगा वो आसानी से हील नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमें खून आना लग जाएगा दांतों में से और जोड़ों में से। विटामिन डी के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास ये ना मछली के तेल के अंदर होता है, जो हम कोड लिवर ऑयल, पीले पीले कैप्सूल भी हमें मेडिकल स्टोर पे आपने देखे होंगे, उसके अंदर होता है। दूध के अंदर होता है, घी के अंदर, बटर के अंदर, और स्किन भी इसको बना रही होती है। अब विटामिन डी जो है, 1 मिनट अजान आ रही है उसके बाद।
वेलकम बैक। तो मैं आपको विटामिन डी के बारे में बता रहा था कि ये हमारे पास कोड लिवर होता है, जो मछली का जिगर होता है उसके तेल में होते हैं, दूध में, घी वगैरह में। उसके इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इसका किरदार क्या है कि ये हमारे जिस्म के अंदर ना कैल्शियम और फास्फोरस को जो कंसंट्रेशन है ना, उसकी जो मिकदार है ना, उसको मखसूस मिकदार को जो है ना कायम रखता है जिस्म के अंदर। अगर ये ना होगा तो बच्चों के अंदर हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और जो बंदे होंगे, जो जवान हैं, जो अडल्ट्स हैं, उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, हड्डियां खुरना स्टार्ट हो जाएंगी, हड्डियों की रीजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी कि हड्डियों के ऊपर से ना जो है ना, हड्डियां जो ऊपर से जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। इसको कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। ठीक हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। विटामिन ए, बी, सी और डी हमने कर लिया। उसके अलावा भी कुछ विटामिन होते हैं बॉडी में, वो अभी आपके लेवल तक इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो कहता है विच फूड कंटेन कैल्शियम एंड आयरन एंड वट रोल दीज मिनरल प्ले इन ओवर बॉडी। के किन किस खुराक के अंदर कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, और ये हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं आयरन और कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ भी आता है इसके ऊपर कि कैल्शियम हड्डियों में होता है और आयरन हमारे खून के अंदर होता है। तो इसको अब पढ़ लेते हैं, इसको कर लेते हैं। हमारे पास किधर गया आयरन और विटामिन, आयरन और कैल्शियम इधर, ये सबसे पहले देखें कैल्शियम जो है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो हमारी हड्डियां हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, हमारे दांत जो होते हैं उनकी मजबूती के लिए ज़रूरी होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है अहम किरदार अदा कर रहा होता है कैल्शियम। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? कनेक्टिव टिश्यू का नाम से ही साबित है कि वो एक और दो सेल आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, जो टिश्यू को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है ना, ये वो जो चीज़ पड़ी हुई है जो सेल को आपस में एक जगह पे बरकरार रख रही है, उसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है, हाँ। तो भाई अब आगे हम उसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में भी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। उसके अलावा ह्यूमन जो कैल्शियम है वो दूध से हासिल करते हैं। ये वो उसने पूछा था कौन कौन सी फूड के अंदर कैल्शियम होता है, तो दूध के अंदर, चीज़ के अंदर, अंडे की जर्दी के अंदर, दालों के अंदर, नट्स के अंदर जैसे पीनट्स वगैरह हो गए, और कैबेज जो है उसके अंदर, गोभी के अंदर। ठीक है, डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हमारे क्या हो जाता है, नर्व इम्पल्सेस जो हैं उनमें मसला आ सकता है और टेटनी हो सकती है। जब आपके अंदर कैल्शियम की जो, जब भी आपके जिस्म के अंदर कहीं आपके जो पुट्ठे हैं वो उसके अंदर खिंचाव आ जाए, तो सबसे जो कॉमन रीज़न होती है ना वो टेटनी होती है। टेटनी में क्या है, आपने देखा होगा जब आप कहीं पे क्रिकेट खेलते हैं या कुछ और करते हैं या फिर आप थक जाते हैं, तो आपके जो मसल हैं किसी भी जगह के, वो जब हो जाते हैं ना, सख्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो ना खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो यही टेटनी होती है। उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। फिर हम कैल्सी जो है उस बंदे को पिला देंगे, उसकी कैल्शियम कमी पूरी हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। आयरन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में करता है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन के अंदर पड़ा होता है और मायोग्लोबिन के अंदर भी आयरन अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद सेलुलर एनर्जी, रेस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन का अहम किरदार है, ऑक्सीजन का भी और आयरन का भी। आयरन होगा तो ऑक्सीजन जाएगी ताकि वो सारा प्रोसीजर हो सके। आयरन आल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन में भी आयरन जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ह्यूमन गेट आयरन फ्रॉम रेड मीट। इंसान रेड मीट से आयरन हासिल कर रहे होते हैं, अंडों से, एग योक से और होल व्हीट से, मछली से, पालक और दही वगैरह से ये हम आयरन हासिल कर रहे होते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें मुल्क भर में इसकी डेफिशिएंसी आम है, इसकी डेफिशिएंसी आयरन के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ये सारी उसने बातें बताई हुई हैं, तो ये आपने कर लेना है। सोर्सेज उसके फूड के ये आयरन कैल्शियम के ये हैं और आयरन के ये हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो इतनी आप लिख देंगे तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। सारी ही बातें मैंने आपको वैसे बता दी हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं वाई आर वाटर एंड डाइटरी फाइबर कंसीडर इंपॉर्टेंट इन ओवर डाइट, कि पानी और जो डाइटरी फाइबर हैं उनको हम इम्पोर्टेंट क्यों अपने कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले इधर से मैं आपको ना अब थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। वो कहता है 60% हमारे जिस्म जो है वो पानी से मिलके बना हुआ है। लाइफ जो है वो तकरीबन सब की सब पानी से मिलके बनी हुई है। ये कुरानी आयात भी है कि पानी जो है वो बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद पानी जो है बहुत सारे जिस्म में जिस्म में बहुत सारे फंक्शन अदा कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद पानी जो है वो सोलबल खुराक को सोल्व होने में मदद देता है। उसके अलावा पानी हमारी आंतड़ियों में पड़ा होता है, उससे हम पानी के ज़रिए हम यूरिन को निकाल सकते हैं। यूरिन के अंदर जो जिस्म का गंद होता है वो यूरिन के अंदर पानी के ज़रिए निकल जाता है। उसके अलावा पानी जो है हमारे जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। जब गर्मी हो तो आपको पसीना आ जाता है। देखिए अभी थोड़ी गर्मी है तो मुझे भी पसीना आ रहा है। अच्छा, तो एवेपोरेशन उसको कहते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आना लग जाता है, तो पानी हमारे जिस्म का टेम्परेचर लो कर देता है। उसके अलावा पानी की कमी हो जाए तो हमें दिल की बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा खून जो है जब कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, बेसिकली देखें मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा खून है, ये हमारा खून है, इसमें ना 60% पानी है और 40% आप देखें रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अगर 40% तो ये है, 60% पानी। अगर पानी ही जिस्म में ख़त्म हो जाए तो सिर्फ RBCs वगैरह बच जाएंगे, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, ठीक है। तो इसको रिमूव करना जिस्म से बहुत ज़्यादा, जब पानी रिमूव हो जाएगा तो हार्ट जो है वो मज़ीद खून को पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हो जाएंगी। देखें हमारा ये जिस्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर हर कहीं पे खून ही खून है, ठीक है। अगर पानी ख़त्म हो गया तो मतलब खून ख़त्म हो गया, और दिल के पास खून ही नहीं होगा, वो पंप ही नहीं करेगा, तो दिल की बीमारियां हो जाएंगी। उम्मीद है आपको इससे समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे करते हैं कि हमें 2 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं। जो रफ़ चीज़ें होती हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होती, जो हम खाते तो हैं लेकिन वो हज़म नहीं होती, वैसे की वैसे निकल जाती हैं। इनका किरदार क्या होता है, जब हम ये डाइटरी फाइबर लेते हैं ना तो हमें कब्ज़ वगैरह नहीं होता, हमें ना कब्ज़ी वगैरह नहीं होती। हम इनको खाते हैं, हमारा मैदा वाश हो जाता है, हमारे गुर्दे वाश हो जाते हैं। आम ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम खीरे वगैरह खाते हैं, सलाद खाते हैं, वो सारा डाइटरी फाइबर होते हैं। ये इनडाइजेस्टेबल होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, और ये हमें ना इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। 2 किस्म के डाइटरी फाइबर होते हैं। एक इनसोलेबल डाइटरी फाइबर होते हैं जो कि जल्दी हमारे ना सोल्व हुए बगैर ही इंटेस्टाइन से निकल जाते हैं, जिसमें हमारे पास चोकर वगैरह हो गया, अनाज की कुछ किस्में हैं, या जैसे कि सेब के छिलके हो गए, या कोई और चीज़, कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके छिलके चले गए हमारे पेट के अंदर, और सब्जियां हो गई, ये डाइजेस्ट बहुत कम होती हैं। सोलबल डाइटरी फाइबर जो होते हैं उनमें हमारी एलिमेंट्री कनाल में हम जो ओट्स वगैरह, दलिया वगैरह खाते हैं, या कोई दालें खाते हैं, या फिर कोई बारले, ये भी एक किस्म का वही हम अनाज कह लें, ये खाते हैं, या कुछ फ्रूट होते हैं वो खाते हैं, या कुछ सब्जियां होती हैं, ये सोलबल होती हैं। ये थोड़ी देर बाद हमारी इंटेस्टाइन से निकलती हैं, लेकिन साथ में अपने गंद जो है उसको भी लेके चली जाते हैं। फाइबर हमारी कब्ज़ से बचाते हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को बरकरार रखते हैं। उसके अलावा हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। वही कहता है, कोलेस्ट्रोल जो जिस्म का होता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए तो बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, तो कोलेस्ट्रोल को भी जिस्म से निकाल देती हैं, ये केमिकल होता है, ठीक है। उसके अलावा शुगर लेवल को मेनटेन करती हैं, और उसके अलावा जो है जिस्म के अंदर जो कैंसर पैदा करने वाले जो एजेंट होते हैं ना, कैंसर पैदा करने वाले जो केमिकल होते हैं उन्हें कहते हैं कार्सिनोजन, उनको भी जिस्म से निकाल देते हैं। तो ये डाइटरी फाइबर और वाटर के हमने सारे फंक्शन वगैरह पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिफाइन बैलेंस डाइट और हाउ वुड यू रिलेट इट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, कि हमारे पास बैलेंस डाइट क्या है और आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन एज, जेंडर और एक्टिविटी पर। कि एक जो बच्चा है उसको कम खुराक चाहिए होगी, एक बड़ा है उसको ज़्यादा खुराक चाहिए होगी, बूढ़ों को कम खुराक चाहिए होगी, जवान लोगों को ज़्यादा खुराक चाहिए होगी, और बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सारी की सारी खुराक मौजूद हो। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, आपने बुक, तो ये रही बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है। बैलेंस डाइट में बी डिफाइन एज वन विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद
जितने भी हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमारे पास डाइट में मौजूद होते हैं, बैलेंस डाइट में। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट होती है हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, और एज, जेंडर और एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। इधर उसने लिखा हुआ है कि क्या होता है, इसने लिखा हुआ है कि हमें जितनी बॉडी की ग्रोथ होती है उसके मुताबिक हमें डाइट चाहिए होती है। जो अडल्ट बंदे होते हैं उनको कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और जो हमारे पास ग्रोइंग एक लड़का या लड़की होती है उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बच्चों को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है क्योंकि उनमें हड्डियाँ बन रही होती हैं, उनको आयरन की भी ज़रूरत होती है क्योंकि उनमें खून बन रहा होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा फिर से बता दूँ, ये हमारा एक RBC है ना, RBC, तो उसके अंदर इधर हीमोग्लोबिन पड़ा होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पड़ा होता है, आयरन पड़ा होता है। तो खून के अंदर आयरन होता है, तो आयरन बनाने के लिए, तो खून बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बैलेंस डाइट भी हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब, ये रहा, डिस्क्राइब हाउ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मिनरल डेफिशिएंसी। वो कह रहा है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए या माल न्यूट्रिशन हो जाए तो कैसे मिनरल डेफिनेशन हो जाती है, मेजर उनकी माल न्यूट्रिशन की टाइप्स वगैरह बता दें। ठीक है, तो ये आपने मेरी वीडियो एक दफ़ा देख लेनी है। मैं थोड़ा सा अभी आपको इसका आइडिया दे दूंगा क्योंकि वीडियो जो है मैं ज़्यादा और लंबी नहीं करना चाह रहा। आप मेरा जो है न्यूट्रिशन वाला जाके देख लें और उधर से आपको ना आराम से समझ आ जाएगी। ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे आप लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो एक ही बना दिया करें ताकि हम वो देख लें। बहरहाल बेहतर यही है कि आप पहले चैप्टर देखें और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन देखें, तो आपको क्वेश्चन वैसे ही आते होंगे। वो कह रहा है कि जो भी न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल जो है उसका मतलब, वो ये एक ना स्पेनिश का वर्ड है माल, वो कहते हैं माल, मी है स्पेनियोल इस मोई माल मेरी स्पेनिश बहुत गंदी है। तो माल जो है ना स्पेनिश का एक लैटिन लफ्ज़ है जिसका मतलब बुरा होता है। ठीक है, ये हम इस्तेमाल, माल न्यूट्रिशन जो बंदा ख़राब ग़िज़ा खाता है, ठीक है, तो हम ज़्यादा खाना खाने लग जाएं, ठीक है, ओवर ईटिंग कर दें, तो ये सारी बीमारियां हमें हो रही होती हैं। उसके अलावा प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3 मेजर माल न्यूट्रिशन की किस्म है, 3 मेजर किस्म है। एक तो प्रोटीन की वजह से माल न्यूट्रिशन जो हो रही होती है उसको PEM कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दूसरी होती है मिनरल्स की वजह से, उसको कहते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। और तीसरी होती है ओवर ईटिंग की वजह से, कि बंदा खाई जाए मोटा हो जाएगा। तो इससे तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ज़्यादा खाएगा तो बंदा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी जिसमें होगी वो ज़्यादातर बच्चों में होगी, ये रहा, बच्चों के अंदर होगी, और वो जो है प्रोटीन हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन बेसिकली गोश्त के अंदर है, तो उन्हें बीमारियां जैसे ख्वाशिखोर और मरासमस हो जाएगी। ठीक है, ये बीमारियां, ये आपको ना इधर से आपने पढ़ लेनी है, ख्वाशिखोर में क्या हो रहा होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये बच्चे जो 1 साल के होते हैं उनको ना जब दूध पिलाना माएँ बंद कर देती हैं तो तब उनमें होती है और इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे पतले हो जाते हैं और छोटे लगते हैं। मरासमस भी आपने देख लेना है कि इसमें मसल स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाती है। बच्चा जो है वो बड़ा वीक किस्म का नज़र आता है, उसकी ग्रोथ पुअर हो जाती है। उसके बाद मिनरल रिलेटेड जो हैं इसको MDD कह रहे थे, MDD मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। इसमें गोइटर आ जाता है जिसे कहते हैं गला बढ़ गया बंदे का। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आता है, नेक स्वेलिंग हो जाती है। मज़ीद आपने ये पढ़ लेना है। और बाकी आगे अनीमिया, अनीमिया किसे कहते हैं, खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। जब बंदे के अंदर आयरन की, जब बंदे किसी के अंदर आयरन की कमी होती है या आयरन वो कम लेता है तो उसको अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने देख लेना है कि अनीमिया जो है वो लैक ऑफ ब्लड को कहते हैं। जब जिस्म में ब्लड कम होता है, खून की कमी को हम अनीमिया कहते हैं। आयरन जब कम होता है जिस्म के अंदर तो हमें अनीमिया हो जाता है। तो 2 बीमारियां ये वाशिखोर और मरासमस होगी प्रोटीन की वजह से, और 2 हो गई मिनरल की जो कि आयरन और आयोडीन था। और ओवरटेक की वजह से क्या होता है, वो कहता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हम अगर खाते जाएं और डेली एक्टिविटी ना करें तो ज़्यादा हम मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, शुगर हो जाती है, दिल के मसले हो जाते हैं। तो हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम हज़म भी कर सकें, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और इसी तरह अगर विटामिन ए ज़्यादा लेना लग जाए तो हमें भूख भी नहीं लगेगी, जिगर के मसले हो जाएंगे विटामिन ए ज़्यादा लेने से। अगर विटामिन डी ज़्यादा ले लें तो हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और हड्डियों में मसले आने लग जाएंगे। तो ये आपने मिनरल डेफिशिएंसीज भी एक दफ़ा कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कहता है हाउ वुड यू एडवोकेट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एज द मेजर फैक्टर टू कंट्रीब्यूट द फेमाइन। वो
कहता है कहत के दौरान जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फूड की होती है उसको आप कैसे एडवोकेट करेंगे कि जब कहत होता है तो कैसे खुराक जो है कहीं ज़्यादा हो जाती है कहीं कम हो जाती है। तो यहाँ पे जब कहत आता है ना, ये रहा, वो कहता है जब कहत आता है तो बंदे जो होते हैं जब जिस जगह पे कहत आता है वहाँ पे खुराक ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी साइंस ने ना वैसे बहुत ज़्यादा फूड वगैरह अच्छी क्वालिटी कर लिया है, लेकिन हमारा आजकल लेकिन आज के दौर में जो है हम बहुत ज़्यादा फूड वगैरह बना रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो है ना सियासी मफाद की वजह से जो लोग सियासी होते हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह में तो खुराक इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे ना ख़त्म ही नहीं होगी अगर वो 5-10 साल ही खाते रहें, इतनी खुराक है उनके पास। लेकिन अफ्रीका वगैरह इन कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ देख लें या जो कि बिलो डेवलपिंग है, वहाँ पे खुराक की इतनी कमी है, लोगों को खाना नहीं मिलता। ठीक है, अमेरिका, यूके और कनाडा में तो बहुत खाना है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में खाना नहीं है, जैसे इथोपिया और सोमालिया, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर खाना भी मौजूद नहीं है। तो कहत की वजह से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हम जो है जो खुराक है वो कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे बहुत कम होगी। नेक्स्ट